नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की तीसरी पाठ वाह रे हमदर्द पढ़ेंगे। हमदर्द का मतलब होता है जो हमसे हमदर्दी दिखाए, यानी हमारा जो दुख साझा करने वाला हो, दुख बांटने वाला है, उसे हमदर्द कहते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ना शुरू करते हैं वाह रे हमदर्द। वाह रे हमदर्द, इसके लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। आपका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। आपकी रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई है। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है हंसी घर के आईने, ये जो है ये हास्य व्यंग है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, ये जो है ये लघु कथा संग्रह आदि आपकी अनेक कहानियाँ, अनेक व्यंग जो कि है वो प्रसिद्ध हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस निबंध के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल जी हमें यह बताते हैं कि हम किसी के साथ जो हमदर्दी दिखाते हैं, किसी को हमदर्दी देते हैं, सहानुभूति देते हैं, वो कभी कभी जिसे हम हमदर्दी जताते हैं उसके लिए कितना दुखदाई और कष्टदायी, पीड़ादायी हो जाता है, यह इस पाठ के माध्यम से घनश्याम अग्रवाल जी ने हमें बताया है। बच्चों, वाह रे हमदर्द ये पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। घृणा यानी नफरत, पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि जिसका पूंजी यानी पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा। पूंजीवादी का अर्थ है जो कि व्यक्तिगत रूप से अपना खुद का व्यवसाय, खुद का उद्योग वगैरह कर आदि ये सब करता है और अपना जो भी उसका प्रॉफिट बेनिफिट होता है, जो भी उसको उससे लाभ होता है, वह खुद रखता है, यानी प्राइवेट, पर्सनल। और समाजवादी का अर्थ होता है जो कि पूंजीवाद का अर्थ है कैपिटलिज्म और समाजवादी का अर्थ है सोशलिज्म। और समाजवादी में जो भी उसका मतलब जो भी उसका व्यापार या कुछ भी जो भी धंधा वगैरह करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो राज्य सरकार के अंतर्गत होता है। उसका जो भी मुनाफा, जो भी फ़ायदा होता है, वो सब राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो उस पर भाषण सुनकर जब लेखक आ रहे थे तो वो एक सामने से आती हुई कार को देखते हैं और वो उनकी साइकिल अधिक स्पीड में रहती है, उसको अधिक तेज रहती है साइकिल, या कार को अधिक गुस्सा आया रहता है, ये वो निश्चित रूप से नहीं बता सकते। और वो भाषण सुनने के जोश में थे, इसकी वजह से साइकिल और कार आपस में जाती है, उनके टक्कर लग जाता है, दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दुर्घटना होने के कारण लेखक की टांग यानी पैर जो है वो टूट जाती है। जब उनकी पैर टूटती है तो फिर वो देखते हैं कि इंसानियत आज भी दुनिया में कायम है। ये तो हम होता है अगर रोड पे या फिर इधर उधर कहीं पे भी कुछ हुआ
हम देखते हैं अगर किसी को चोट लगती है या कुछ भी दुर्घटना होता है तो सब जो भी जनता होती है सब एक दूसरे को समाज इंसानियत है, इसकी वजह से वो एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे जाते हैं। इसी तरह से लेखक का भी जब एक्सीडेंट हुआ, उनका भी पैर जब टूटा तब सब दौड़े और उनको दौड़े और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? इर्द गिर्द यानी आसपास, परिचित अपरिचित, परिचित यानी जान पहचान वाले, अपरिचित यानी अनजान लोग। जब लेखक की आँख खुलती है तो वो अपने आसपास बहुत सारे लोगों को खड़े हुए देखते हैं। कुछ चेहरे जान पहचान में आते हैं और कुछ अनजान चेहरे होते हैं। उनको जब उनकी आँख खुली तो उनको ये जानने की उत्सुकता यानी यह जानने की इच्छा हुई कि वो कहाँ हैं। तो वो कराहते हुए पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं ही लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तब जब वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, तब एक व्यक्ति रहता है, इतना ज़ोर से इतना जल्दी वो जवाब देता है कि आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था इस कारण और सिर्फ आपका एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। इतना उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो यही बोलने के लिए रुके थे। लेखक की अपनी पैरों की ओर देखते हैं। एक पैर तो उनका सही सलामत रहता है और दूसरा पैर रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रहा होता है। तब लेखक के दिमाग में एक मुहावरा आता है कि टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन के लिए रहना और सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आता। लेखक अंदर से काँप उठते हैं क्योंकि अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, क्योंकि कोई भी अस्पताल जाना पसंद नहीं करता है और उसमें अगर सार्वजनिक शब्द जुड़ा हो तो उससे में तो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया। लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे भी अस्पताल जो बीमार होता है, जो सीरियस रहता है वही जाता है, लेकिन जब उसमें सार्वजनिक अस्पताल का नाम जुड़ गया तो लेखक कह रहे हैं कि तब तो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया, ऐसा वो बता रहे हैं, यानी अंतिम समय आ गया है। अब फिर लेखक को लगता है कि अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना एक घटना और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। लेखक उसमें भी उनका पैर टूटा हुआ रहता है, लेकिन उस पर भी वो अपने मन में अनेक हंसी वाले बातें सोचते रहते हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि
मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक को अपने टांग टूटने का कोई चिंता नहीं रहता है, उनको उसका कोई तकलीफ़ नहीं होता है, लेकिन उनका पैर टूटने के बाद जो उनसे मिलने आने वाले थे, उनके रिश्तेदार, उनके परिचित, जान पहचान वाले, उनको उनकी चिंता थी कि वो जितना हमदर्दी नहीं जताते, उससे ज़्यादा उनको और भी दुख दे देते हैं। क्योंकि एक मरीज को, एक पेशेंट को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? आराम करने की। लेकिन जब उनको कोई कुछ हो जाता है, तो उनको चोट लगने पर उनके रिश्तेदारों का, उनके परिचितों का, उनके आस पड़ोस वालों का, सबका इतना अधिक मिलना जुलना हो जाता है कि वो उनका मतलब आराम भी उनका हराम कर देते हैं, जो कि इन सब को सोच सोच के लेखक और अधिक परेशान होने लगते हैं। क्योंकि जनरल वार्ड में वो एक प्राइवेट वार्ड में भर्ती रहते हैं। जनरल वार्ड में एक नियम होता है कि हाँ, आप 2 से 4 के अंदर या फिर 4 से 7 के बीच में आकर मिले। एक टाइम फिक्स होता है, एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप इस समय में ही मरीज से मिल सकते हैं, उसके बाद आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट वार्ड होता है, उसमें समय का कोई पाबंदी नहीं रहता है। उसमें जब आपका जी चाहे, जब आपका मन करे तब आओ, और जितना समय रहना चाहे आप रहो। इन सब को सोच सोच के लेखक और भी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। और उन सब की बातें सोचने के बाद ऐसा लेखक को लगता है कि जैसे मानो उनकी दूसरी भी टांग टूट गई हो। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग कुछ और टूटने पर मैं भी कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि अब कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। लेखक बता रहे हैं कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो सबसे पहले उनसे मिलने कौन आता है? जिनको कुछ कभी बीमार रहते हैं, या फिर कभी कुछ किसी का पैर या फिर कुछ और वजह से वो अस्पताल में एडमिट थे, तो लेखक उनको देखने गए थे। तो सबसे पहले लेखक से मिलने वही लोग आते हैं, और उनको देखकर लेखक को ऐसा प्रतीत होता है, मानो ऐसा लगता है कि वो बल्कि उनको हमदर्दी दिखाने नहीं आए हों, बल्कि यह कह रहे हों कि देख बेटा, एक दिन मैं भर्ती था अस्पताल में और आज तू भर्ती है। यानी सबका दिन आता है, सबका समय आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? लेखक बता रहे हैं
कि एक मरीज को, एक पेशेंट को वैसे ही इतनी तकलीफ़, इतना दर्द होता है कि उसे दर्द के मारे नींद वैसे भी नहीं आती। लेकिन अगर थोड़ी कभी नींद आ भी जाए तो उनसे मिलने जुलने जो आते हैं लोग, वो उनको आराम भी नहीं करने देते। यानी जब उनको नींद आती है तो वो उन्हें सोने भी नहीं देते हैं। खासकर वे लोग, यानी ज़्यादातर वे लोग जो औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता यानी फॉर्मालिटी करना, सिर्फ एहसान जताना, दिखाना, जो कि ये दिखाने आते हैं कि हाँ हम भी आपको देखने आए हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। वो जो देखने आते हैं मरीज को, उनसे कोई भी सहानुभूति, कोई भी हमदर्दी नहीं होती, बल्कि बस वो अपना एहसान चुकाने आते हैं कि हाँ हमने आपके ऊपर ऐसा, हम जो भी आपने हमें देखने आए, वो मतलब अपना हिसाब बराबर करने आते हैं। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने एक दिन ऐसा तय किया, उन्होंने निश्चित किया, आज कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, लेकिन मैं अपनी आँख नहीं खोलूँगा, तभी और चुपचाप बेड पर पड़ा रहूँगा। उसी दिन उनके ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं और उनको, जब लेखक सोए रहते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा इनको बिना जगाए, इनसे बिना कुछ बोले, तो उनको लगेगा कि लेखक को देखने बड़े बाबू आए ही नहीं थे। इसके लिए पहले वो उनको धीरे धीरे जगाना शुरू करते हैं। लेकिन जब लेखक तब भी नहीं उठते, तब जो लेखक की जो टांग टूटी होती है वो उसको ही पकड़कर जोर से दबा देते हैं और लेखक की आँख खुल जाती है और दर्द, वैसे ही उनका पैर दर्द करता रहता है। जब दबा देते हैं तो और भी तेज़ दर्द होने लगता है। तब जब लेखक की आँख खुल जाती है तब वो कहते हैं, और भैया बताओ तुम्हारा दर्द कैसा है। एक तो वो दर्द देते हैं, उनके टूटे हुए पैर को जोर से दबाते हैं। जब वो और अधिक दुखने लगता है तब वो कहते हैं कि और दर्द कैसा है। ऐसे लोग होते हैं हमदर्दी जताने वाले, ऐसा लेखक बता रहे हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर से कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। उनके मोहल्ले में एक सोनाबाई करके एक औरत रहती थी। वो अस्पताल में लेखक को देखने आती है, तो वो अपने साथ में अपने सब बच्चों को भी लेकर आती है अस्पताल में। उनको देखकर ऐसा लेखक को प्रतीत होता है कि जैसे मानो ये अस्पताल में नहीं बल्कि किसी चिड़ियाघर में आई है। और जब वो आती है तो अपने बच्चों को इस तरह से लेखक को दिखाती है कि देखो बच्चों, ये चाचा। लेखक को उसका हाव भाव, उसका इस तरह से बताने का तरीका देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो उनके बारे में नहीं बता रहे, बल्कि वो चिड़ियाघर में जाकर अपने बच्चों को दिखा रही है, बच्चों ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। जब सोनाबाई आती हैं तब फिर वो अपने बच्चों को, उनको लेखक को देखने के लिए बैठती है और उनके बच्चे जो होते हैं वो खेलने लगते हैं। वो अस्पताल में आते हैं लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कहीं गार्डन, कहीं पार्क में गए हों। वो खेलने लगते हैं। उनका एक बच्चा मेज पर चढ़ता है और उनकी
लड़की जो होती है वो लेखक के दवा की शीशी ही लेकर डांस, कथकली डांस यानी कथक करने लगती है। और फिर एक उनका बेटा वो जो लेखक का टूटा हुआ टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटका रहता है, उनका एक बेटा उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। जब तक उनको मना करते तब तक लेखक देखते हैं कि उनकी लड़की जो होती है, सोनाबाई की जो बेटी होती है, वो लेखक के दवा का शीशी ही गिरा देती है और वो टूट जाता है। पहले तो सोनाबाई अपनी बेटी को डांटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको घूरती है और फिर लेखक को ही उल्टा कहने लगती कि भाई पेड़ा बाटिए, क्योंकि आपका जो काम हुआ ये शुभ काम हुआ है, क्योंकि दवा का शीशी टूटा है, अब आपकी बीमारी भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कहकर वो उनको बताने लगती है। सोनाबाई कहकर जाने की तैयारी करती है और कहती है कि मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। जब लेखक उनको सुनते हैं कि ऐसा वो बोल रही है सोनाबाई कि फिर से आएंगी, तो वो अंदर से काँप जाते हैं। यानी वो सोचते हैं कि अभी तक तो ऐसा वो उनकी बेटी शीशी का बॉटल तोड़ के गई और ये सब उनके बच्चे खेल रहे थे, इस तरह से ऐसा मस्ती कर रहे थे, अब दूसरी बार आएंगी तो अब क्या होगा। इन सब बातों को सोचकर लेखक अंदर से काँप जाते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग जो रिश्तेदार जो दूर से गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रख कर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे। अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। लेखक बता रहे हैं कि औपचारिकता यानी दिखाऊपन का हद हो जाता है जब कुछ दूर के रिश्तेदार व परिचित या मित्र आते हैं मिलने के लिए। एक दिन ऐसे ही एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलता है और वह इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि उसको देखकर लेखक की पत्नी लेखक का कोई रिश्तेदार या परिचित मित्र समझकर टैक्सी का भाड़ा दे देती है, उसका किराया वो दे देती है। तब वो व्यक्ति जो होता है वह आता है और लेखक के सीने पर अपना सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है कि कार वालों का सत्यानाश हो जाए जिसने भी आपकी ये हालत की है। तो लेखक बहुत अचंभित होते हैं, उनको आश्चर्य लगता है कि हाँ मेरी टांग टूटी, मेरा पैर टूटा, लेकिन ये महाशय कौन है जो मेरे सीने पर अपना सर रखकर रो रहे हैं। उनको देखकर लेखक के मन में अजीब से विचार आने लगते हैं। तभी लेखक उनको बोलते हैं कि आपको क्या दर्द है जो आप इतना रो रहे हो। जब उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और लेखक को देखा, तब वो फिर अचानक से हंसने लगता है और कहता है, माफ़ कीजिएगा भाई साहब, आजकल कोई सही पता बताता भी नहीं है,
लगता है मेरा जो मरीज है यानी जिससे मैं मिलने आया हूँ वो बगल वाले कमरे में है। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला जाता है और फिर लेखक को वहीं रोने की आवाज़ अब बगल के कमरे से आ रही थी। लेखक को उस व्यक्ति से ज़्यादा अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है कि इतनी जोर से रोने की आवाज़ सुनकर। लेखक की पत्नी उस व्यक्ति को उनका रिश्तेदार समझकर उसका गाड़ी का किराया वो खुद दे देती है। इसके लिए लेखक को उस व्यक्ति से ज़्यादा अपनी पत्नी पर गुस्सा आता है। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से ही देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। लेखक बता रहे हैं कि जो हमदर्दी जताने आते हैं यानी सहानुभूति दिखाने आते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिससे वो कभी उनसे मिलना नहीं चाहते, जिससे वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे ही उनके शहर में एक कवि थे जिनका नाम था लपकानंद। वो आते हैं उनको उनकी कविता से यानी वो हर एक छोटी जो भी सामने उनके बात होती है, कुछ भी होता है, उस पर वो कविता बनाने लगते हैं। उनके इस तरह की कविता से पूरा शहर परेशान था और सब उनको दूर से ही देखकर भागते रहते थे। तो एक दिन वो लेखक से मिलने पहुंच जाते हैं और जब वो देखते हैं तो फिर वो अपना जो भी बात रहता है उनके सामने रखते हैं कि वो बहुत दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त थे, इसके लिए वो नहीं आ पाए और आज कैसे करके समय निकाल कर वो आए मिलने। तो वो लेखक को बताने लगे कि वो रात भर सोचते रहे आपके ही बारे में और आपके बारे में सोचते सोचते ही उन्होंने यह कविता लिख दी, जो कि ऐसे है, जो कि असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। ऐसा कहकर वो कवि लेखक को कविता सुनाते हैं। उनको देखकर लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो कह रहे हैं, उनकी एक आँख लेखक से पूछ रही है कि बोल बता कैसी लगी कविता, और दूसरी आँख पूछ रही हो कि अब बच्चू भागेगा मुझसे। लेखक उनको कैसे भी करके फटाफट चाय पिलाते हैं और उनसे विदा लेते हैं। इतना सोचने के बाद फिर लेखक सोचने लगते हैं कि अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक के मन में ऐसे विचार आते हैं कि वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे ईश्वर, अगर आपको मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी है तो आप बेशक तोड़ दीजिए, लेकिन उस जगह पर तोड़िएगा जहाँ पर उनके कोई रिश्तेदार, जान पहचान के और उनके कोई भी आस पड़ोस के लोग जो उनको न पहचानते हो, उस जगह पर उनकी टांग तोड़िएगा। क्योंकि ये जो हमदर्दी जताने वाले लोग होते हैं यानी जो सहानुभूति दिखाने के लिए आते हैं,
हाँ, और दूसरों हमें सलाह देने आते हैं, हमें सांत्वना देने आते हैं, वो बहुत ही बेदर्द होते हैं। यानी वो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं, दिखावा करने आते हैं, और उनसे उनको किसी से भी कोई हमदर्दी नहीं रहती है। इस तरह से लेखक ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से निबंध में इस निबंध को एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध बनाया है। धन्यवाद बच्चों। यह वारे हमदर्द पाठ समाप्त हुई। अब हम अगले पाठ में मिलेंगे।